में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो हाजीपुर से मिल रही है। तो हाजीपुर से बड़ी खबर, युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। यहां पर सोनपुर के रेलवे न्यू ऑफिसर्स कॉलोनी में यह घटना अंजाम दी गई है। पार्क में युवक का शव मिला। हम आपको बता दें, भिनिक टोले का रहने वाला था मृतक। हत्या की वजहों का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। राजीव मोहन हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। राजीव, खबर मिल रही है कि युवक की हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, ये जो युवक है वो जहांगीरपुर भिनिक टोला का बताया जा रहा है। इसका नाम देव कुमार है और इसका डेड बॉडी जो है बिल्कुल ये कह सकते हैं कि रेलवे कॉलोनी, जो न्यू वीआईपी कॉलोनी है रेलवे का, उसके पार्क में इसका डेड बॉडी मिला है। इसकी गोली मारकर हत्या की गई है और बिल्कुल उसको ईंट पत्थर से भी कूचा गया है, इस तरह का बात बताई जा रही है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि नृशंस हत्या है, लेकिन अभी इस हत्या के पीछे कौन लोग थे और किस किन कारणों से इसकी हत्या की गई है, इस पर पुलिस जो है तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस ने डेड बॉडी को वहां से अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए छपरा भेजा है और मामले की तहकीकात की जा रही है। जी, बहुत धन्यवाद राजीव इस जानकारी के लिए। तो अभी शुरुआती जांच चल रही है। जांच जब पूरी होगी तभी पता चल पाएगा कि आखिर हत्या अगर की गई है तो किस वजह से की गई है। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 2 हथियार तस्कर भी शामिल हैं। इनके पास से हथियार, कारतूस और चोरी की गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस को दरअसल खबर मिली थी कि हथियार तस्कर गाय घाट पहुंचे हैं, जिसके बाद एक दुकान में छापेमारी की गई और हथियार की डीलिंग करते 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस पूरे नेटवर्क के खुलासे की कोशिश में है। इसके अलावा मीनापुर से 4 अपराधियों को पकड़ा गया है। ये सभी लूटपाट की कोशिश कर रहे थे। उधर राजधानी पटना में शराब के बड़े घोरख धंधे का पर्दाफाश हुआ है। कंकड़बाग पुलिस और पटना सिटी की माल सलामी थाना पुलिस ने संयुक्त छापेमारी अभियान चलाकर भारी मात्रा में शराब बरामद की। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के मंसूरगंज स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। बताया जाता है कि कंकड़बाग पुलिस ने एक अवैध शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार शराब कारोबारी की निशानदेही पर पुलिस ने मंसूरगंज इलाके में छापेमारी कर एक अपार्टमेंट के फ्लैट से 54 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। बताया यह भी जा रहा है कि अवैध शराब कारोबारी अपार्टमेंट के फ्लैट में शराब का भंडारण कर उसे बाजारों में बेचने का काम करते थे। पुलिस गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर इस अवैध गोरख धंधे से जुड़े अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। के द्वारा गोलू की गिरफ्तारी हुई है। उसकी निशानदेही पर राजेंद्र अपार्टमेंट से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें गोलू की गिरफ्तारी हुई है, जो कि कंकड़बाग थाने से भी जेल जा रहा है। इस कांड में उसको रिमांड किया गया। खबर सियासी गलियारे से। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब चुनावी मोड में आ गई है। प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज लगातार दूसरे दिन भी होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित बैठक को आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे, जिसमें कार्यकर्ताओं को वो जीत का मंत्र देंगे। इससे पहले कल हुई पहले दिन की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को प्रदेश चुनाव समिति का प्रभार सौंपा गया। कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पेश किया गया। संजय जायसवाल ने अपने भाषण में केंद्र सरकार के कामों का जिक्र किया, साथ ही लालू राबड़ी सरकार की यादें भी दिलाई। बिहार चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बिहार में एनडीए सरकार की तारीफ की और केंद्र सरकार के कामों के बारे में बताया, जबकि नंद किशोर यादव लालू राबड़ी सरकार और राम मंदिर की याद दिलाना नहीं भूले। सभी कार्य समिति सदस्यों से यह आह्वान करता हूं कि बिहार की तरक्की के लिए हमें एनडीए के तीनों दलों को 3/4 से ज्यादा सीट हर हालत में जिताने का लक्ष्य रखना है और यह जीतना ही चाहिए और यह आप सबों के द्वारा संभव है। राष्ट्रीय जनता दल के शासन काल में 15 वर्षों में बिहार पूर्णतः तबाही के रूप में चला गया था। आज सड़क, बिजली, रेल, स्कूल, इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का काम किया है। तो वर्तमान की बिहार की एनडीए सरकार ने किया है। जिन लोगों के हाथ में 15 साल बिहार की बागडोर थी, इन लोगों ने राम मंदिर निर्माण की जो रथ यात्रा निकली थी, उस रथ यात्रा को रोकने का काम उस 15 साल के प्रशासन के लोगों ने किया था और उन लोगों ने राम मंदिर के बाद अवरोध पैदा करने का काम किया था। ये कांग्रेस पार्टी
जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस बात का विरोध करने लगी कि फैसला नहीं होना चाहिए अभी, लेकिन राम जी की कृपा थी, राम जी की कृपा हो गई। लाख विरोध के बावजूद, लाख आरजेडी के फैसले के बावजूद, कांग्रेस के प्रयास के बावजूद भव्य राम मंदिर के निर्माण के सिद्धांत का कार्यक्रम मोदी जी के हाथ से संपन्न हो गया। तो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ ही सूबे में पोस्टर वॉर की राजनीति भी पूरे शबाब पर है। पिछले कई महीनों से पोस्टर वॉर की पॉलिटिक्स में कूदी कांग्रेस ने एक बार फिर से पोस्टर के सहारे बिहार की एनडीए सरकार पर हमला बोला है। मामला चाहे सुशांत सिंह राजपूत का हो या फिर स्वच्छता अभियान में बिहार के पूर्वी भारत में 47वें पायदान पर आने का, इन दोनों मामलों में कांग्रेस ने बिहार सरकार को विफल करार दिया है। हमारे सहयोगी संजय कुमार की इस रिपोर्ट को देखिए। सूबे में पोस्टर की सियासत अब तेज हो चली है। एक बार फिर से कांग्रेस ने पोस्टर के सहारे बिहार सरकार पर हमला बोला है। पटना में हर चौक चौराहे पर एक पोस्टर लगा है और इस पोस्टर में देखिए किस कदर सुशांत सिंह की मौत को भी इशू बनाया गया है और दूसरी तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जिसमें पूर्वी भारत में बिहार ने 47वां पोजीशन लाया था उसको भी लेकर कटाक्ष किया गया है। सबसे पहले अगर हम सुशांत के पोस्टर की बात कर लें तो इसमें बिहार में हर मोर्चे पर एनडीए सरकार को कांग्रेस ने विफल करार दिया है और कहा है कि अब सीबीआई ही इस पूरे मामले का सहारा है और इसमें सीबीआई जो पहले से जिन मामलों की जांच कर रही है उसका दृष्टांत भी दिया गया है। उसमें एक चीज़ है, कांग्रेस ने कहा है कि राजनीति नहीं, सुशांत को न्याय चाहिए। यानी कांग्रेस मानती है कि सुशांत के मामले में बिहार में एनडीए राजनीति पर आमादा है। दूसरी तरफ स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में सांसद, विधायक, मेयर, शहरी मंत्री, वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री को बीजेपी और एनडीए का करार देते हुए यह कहा है कि बेशर्मी की हद है कि इतना सब होने के बावजूद बिहार जो है वो पूर्वी भारत में देश के 47वें बड़े शहरों में आया है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ हम लोग बिहार के लोग और खासकर कांग्रेस के लोग भी न्याय चाहते हैं और देवेंद्र फडणवीस साहब जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र थे उनके नियुक्ति और उनको इस चुनाव के कमान सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे के कारण देने का मतलब हो गया जो बीजेपी को न्याय से नहीं मतलब है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ अगर न्याय से मतलब होता तो ये राजनीति नहीं करते। स्वच्छता के मामले में अंतिम पायदान पर खड़ा है। इसी प्रकार इसी एनडीए सरकार का अंग जो भाजपा देश में सरकार चला रही है उसने भी शिक्षा स्वास्थ्य के बाद अब स्वच्छता के मामले में भी बिहार सरकार को नीचे से फर्स्ट करा दिया है। तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में पोस्टर की सियासत यूं ही गरमाएगी और बिहार की राजनीति में इसी तरीके से जो दौर है करवाहट का वो देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो पोस्टर के जरिए हमला बोलने का सिलसिला भी जारी है। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की 20 सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है। आरजेडी ने 160 सीटों की मांग कर दी है, तो वहीं दूसरी सहयोगी पार्टियां आरजेडी के स्टैंड से इत्तेफाक नहीं रखती। कांग्रेस और आरएलएसपी जैसी पार्टियां ऐसी मांगों को ज्यादा भाव नहीं दे रही, तो सत्ताधारी जेडीयू के नेता विरोधी खेमे पर तंज कस रहे हैं और निशाना सीधे तेजस्वी यादव पर लगाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से बड़ी पार्टियां 80 तो मेरा सीट है ही, बनता ही है और जो जिस कैपेसिटी के लोग होंगे सबों के साथ और सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है तो सबसे अधिक सीटों पर लड़ने का काम करेगी। लगभग जो है 160 लड़ना चाहिए। अब देखिए आरजेडी का बयान किसका आया है, कहाँ आया है, इससे हमको कोई मतलब हम कांग्रेस पार्टी को है कि हम मैक्सिमम सीट पर जहाँ जीत सकते हैं लें और ये आलाकमान इस पर विचार कर रहा है। हम लोग स्थानीय स्तर पर अब किसी तरह का कमेंट देना उचित नहीं समझते। इससे पहले महागठबंधन के किसी भी घटक दल का कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अधिकृत न हो सीटों के बंटवारे, सीटों की संख्या को लेकर कोई भी दावा करता है तो वह दावा निराधार है, एकदम बेसलेस है। तेजस्वी यादव के अहंकार को जब जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर वो अलायंस में लड़े या बगैर अलायंस के लड़े, पूरी तरह से राजद का सफाया तय है और इनके साथ जौ की तरह घुन भी पीस जाने की स्थिति में दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान उनके साथ रहने वाले दलों को भी होगा।
तो महागठबंधन के भीतर घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर विरोधी पार्टियों को हमला बोलने का मौका मिल गया है। इधर रांची से बड़ी खबर मिल रही है। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। हम आपको बता दें, सरकार में मंत्री हैं बादल पत्रलेख, जो कि कोरोना पॉजिटिव आए। हेमंत मंत्रिमंडल के तीसरे मंत्री अब कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। इससे पहले मंत्री मिथिलेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता पहले ही कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको झारखंड से दे रहे हैं। हम आपको बता दें, जहां कोरोना के मामले झारखंड में लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं सरकार के मंत्री लगातार पॉजिटिव हो रहे हैं। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की रिपोर्ट भी अब पॉजिटिव आई है। झारखंड के तीसरे मंत्री बादल पत्रलेख जो पॉजिटिव आए हैं। इसके पहले मिथिलेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ चुकी है। दोनों का ट्रीटमेंट फिलहाल चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें कि न सिर्फ आम लोग कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं झारखंड में, बल्कि लगातार सरकार के मंत्री भी कोरोना की जद में आ रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर और बन्ना गुप्ता के बाद सरकार के एक और मंत्री कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी अब कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। और इधर कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ कोविड केयर अस्पताल तैयार कर रहा है। 500 बेड की क्षमता वाला ये अस्पताल पताही हवाई अड्डा मैदान में बन रहा है, जिसे 15 दिनों में तैयार कर लिया जाएगा। अस्पताल का जायजा लिया हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए अब मुजफ्फरपुर में डीआरडीओ ने कमान संभाली है। डीआरडीओ जो डिफेंस की एक इकाई है, उसके द्वारा ये काम शुरू किया गया है। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे मैदान को अब अस्पताल के तौर पर बदला जा रहा है और ये 15 दिनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। इस अस्पताल को तैयार करने में कहा जा रहा है कि 30 अगस्त तक ये काम पूरी तरह पूरा कर लिया जाएगा और ये 500 बेड वाला ये कोविड केयर अस्पताल होगा, जो डीआरडीए के इंजीनियर्स के द्वारा ये तैयार कराया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि इन जो अस्पताल बनाए जाएंगे उसमें वो तमाम सुविधाएं हों, अत्याधुनिक तौर पर ये तैयार किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि दिल्ली में जिस प्रकार डीआरडीओ ने 1000 बेड की क्षमता वाली कोविड केयर अस्पताल बनाया और जिस प्रकार पटना में जो ईएसआई का अस्पताल है उसको डीआरडीओ काम कर रहा है, उसके बाद ये तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उत्तर बिहार के सेंटर मुजफ्फरपुर में और यहाँ ये काम तेज़ी से किया जा रहा है। और ये 500 क्षमता वाले इस अस्पताल में 375 बेड जो होंगे वो आइसोलेशन के लिए होंगे, जबकि 125 बेड जो है उसे आईसीयू के तौर पर कन्वर्ट किया गया है। और आप देख रहे हैं ये जो काम हो रहा है ये वाटर प्रूफ किया गया है, यानी अभी बारिश का समय है, सितंबर तक इसकी संभावना होती है। तो ऐसे में ये अस्थायी तौर पर बनाए गए अस्पताल में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की जा रही है। और सैकड़ों जो वर्कर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो इस काम में लगे हुए हैं। 31 अगस्त को इसका उद्घाटन हो जाए, 30 तक पूरी तरह काम को तैयार कर लिया जाएगा और इस काम में जो स्थानीय जिला प्रशासन है उसका भी सहयोग लिया जा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो डीआरडीओ पूरी जी जान से जुटा हुआ है किस तरह से इस हॉस्पिटल को तैयार कर लिया जाए। अब बाढ़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात है सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी के बेलसंड प्रखंड के बाढ़ पीड़ितों की हालत बेहद खराब है। बेलसंड की लोहासी पंचायत के लोगों को इस बार बाढ़ से भारी नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का पानी गरीबों के कच्चे मकान में घुस गया था, जिसके कारण आशियाना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं अब तक बाढ़ पीड़ितों को सरकार की ओर से किसी तरह की मदद नहीं मिली। दरअसल सीतामढ़ी के कुल 14 प्रखंड के 126 पंचायत के लोग बाढ़ से परेशान हैं, जिनके बीच अब तक किसी भी तरीके की सरकारी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है। कहीं रेलवे ट्रैक, सड़कों पर तो कहीं तटबंध पर बाढ़ पीड़ित रहकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सारे जगह से उधर कर चला गया। मचाने को छनावो किया, दाना पानी कपड़ा लत्ता भी नहीं है। जो आदमी हम पहने हुए हैं, जो मुखिया जी है उससे कहे तो कहता है कि हम तो अपने पागल लगा कर रहे हैं, हम की करें। भूखने लग गया ना, हम लोग रोटी नहीं, एक रोटी हम लोग को खाने के लिए व्यवस्था है, नगर पर पन्नी है, हम क्या करें इसको। आप घर द्वार सब गिर गया है, सब ढम ना गए, कुछ न निकल, खाऊ पी आफत पड़ गल। पन्नी टांग के में धिया पुता लेके हते के कहे कोई देखे सुने, कोई न देखे, कोई गरीब आदमी कोई गाँव में देखे वाला न मुखिया है न सरपंच है, गाँव में कुछ न है।
तो इन गरीबों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। इधर कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए सरकार ने राशन कार्ड बनवाया था, लेकिन राशन कार्ड बनने के 3 महीने बीत जाने के बाद भी जमुई जिले के कई लाभुकों को सरकारी खाद्यान्न अभी तक नसीब नहीं हो पाया है। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के भुल्लो पंचायत में तो एक भी नए राशन कार्ड धारियों को दाना तक नसीब नहीं हुआ, बल्कि गरीबों को मुफ्त में अनाज देने के लिए राशन कार्ड बनवाया गया था। नया राशन कार्ड लेकर यह गरीब हर महीने जन वितरण दुकानदार के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन आवंटन न होने की बात कहकर इन्हें लौटा दिया जाता है। भुल्लो पंचायत के इन लाभुकों की परेशानी का जायजा लिया केसी कुंदन ने। और यह मामला है जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड के भुल्लो पंचायत के गरीबों का। देखा जाए इनके हाथों में जो कार्ड है, राशन कार्ड है, वो इस साल जून महीने में बनाया गया था कोरोना महामारी को लेकर। महादलित परिवार से आने वाले ये लोग हैं, लाभुक हैं, और इनको इसलिए बनाया गया था कि जो कोरोना को लेकर लॉकडाउन में इनकी रोजगार जब छीन गई थी, और वैसी स्थिति में जब इन लोगों को सरकारी सहायता खाद्यान्न खाने के लिए देने की बात थी, वो 3 महीने बीत गया लेकिन अभी तक नहीं मिला जाए। देखा जाए तो कार्ड का जो ये है वो खाली है, मतलब जून में ये कार्ड बना लेकिन अभी तक खाद्यान्न नहीं मिला। हम पूछेंगे इन लोगों से, अच्छा बताइए क्या परेशानी है, क्या कहा जाता है? सर, जब नया कार्ड मिला, ये कोरोना महामारी में अनाज पानी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। कार्ड मिलने के बाद जब डीलर के पास जा रहे हैं तो वो घुमा रहा है, बोल रहा है आपका कोई सूची में नाम नहीं है। अब कब आएगा, हम पूछे कब आएगा सर, कहना मुश्किल है। 6 महीना होगा, 8 महीना होगा, कहना मुश्किल है। अच्छा बताइए क्या परेशानी, क्या कहा जाता है? कहा जाता है वो राशन सरकार दे ही नहीं रहा है, इसलिए कि हम लोग नहीं देते हैं। जब भी डीलर के पास जाते हैं तो यही बात बोलते हैं। कोरोना को लेकर लॉकडाउन में इन लोगों का राशन कार्ड बना, अब 3 महीने गुजर जाने के बाद जब राशन कार्ड पर खाद्यान्न नहीं मिल रहा है, अब देखना है कि इनका राशन मिलना कब शुरुआत होता है और अगर 3 महीने का राशन भी इनको मिल पाता है कि नहीं। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। खबर कैमूर से है, जहां पर मछली मारने के दौरान एक मगरमच्छ जाल में फंस गया। मामला भभुआ थाना के कर्मीचक गांव का है। तस्वीरें आपके सामने हैं। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम यहां पर पहुंची और इस विशालकाय मगरमच्छ को पकड़ लिया। ग्रामीणों के मुताबिक गांव की कई बकरियों को यह मगरमच्छ खा चुका है। फिलहाल वन विभाग की टीम मगरमच्छ को पकड़कर ले गई है, लेकिन इस मगरमच्छ को देखने के बाद यहां के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैमूर की ये तस्वीर, जब मछली पकड़ने के दौरान ये विशालकाय मगरमच्छ जाल में फंस गया। पड़ गया, उसके बाद में 4 दिन के रोज हमारा बकरी ले गया नदी में, पता नहीं कि ले गया कब, रात में, और उसको आज पड़ गया अपने से जाल में, मछली मार गया। मतलब आप लोग पकड़ लिए हैं? पकड़ लिया है। कितना बड़ा है? माने 4 फीट का है, 4.5 है। नवादा से बड़ी खबर मिल रही है। धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई है। हत्या से पहले अपराधियों ने युवक की पिटाई भी की थी और हत्या के बाद सभी आरोपी गांव से फरार हो गए बताए जा रहे हैं। नगर के गोसाई बिघा गांव की ये बड़ी वारदात है। तो बड़ी खबर आपको नवादा से दे रहे हैं, जहां पर धारदार हथियार से एक युवक की हत्या कर दी गई है और हत्या से पहले अपराधियों ने युवक को पीटा भी था। हत्या के बाद सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। नगर के गोसाई बिघा गांव की घटना बताई जा रही है, वारदात बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है। नवादा से ये बड़ी खबर हम आपको बता दें कि पहले एक युवक को अपराधियों के द्वारा पीटा जाता है काफी और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। धारदार हथियार से युवक को मौत की घाट उतार दिया है। नवादा से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हत्या के पहले अपराधियों ने युवक की पिटाई भी की थी, ये बात सामने आ रही है। फिलहाल सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर क्यों ये घटना अंजाम दी गई है। गोसाई बिघा गांव में इस घटना को अंजाम दिया गया है और जाहिर है इस हत्या की वजह क्या रही ये जानना जरूरी है। अनिल विशाल हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। अनिल, एक युवक की हत्या की गई है, क्या वजह रही, कुछ पता चल पाया है? ये देखिए अभी फिलहाल अभी कारण का भी नहीं पता चल सका है। और जो मृतक व्यक्ति जो धर्मेंद्र कुमार है वो कुरमा गांव के रहने वाले थे और शाम को अपने छोटे भाई के साथ सब्जी लाने गए हुए थे। इसी दौरान एक ऑटो जो है अनियंत्रित तरीके से चलाकर आ रहा था, जिसका उन्होंने विरोध किया था। विरोध करने के बाद उसी गांव के ननौरा गांव से
एक आगे गोसाई बिघा है, उसी गांव के 2 व्यक्तियों ने उन्हें पहले लाठी डंडे से पीटा और फिर जब वो उसमें नहीं सफल हो पाए तो गांव के अन्य लोगों को बुला के उन्हें हंसुली से वार कर उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हालांकि नवादा सदर अस्पताल में उन्हें गंभीर घायल अवस्था में लाया गया था, मगर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, मगर फर्जयान पुलिस ने दर्ज कर लिया है। फिलहाल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जी राना। बिल्कुल अनिल, जानना चाहूंगी कितने लोग संलिप्त बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में? मृतक के छोटे भाई ने बताया कि उस दौरान मौके वारदात से कम 10 से 12 लोग थे। हालांकि वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह पे वो छुप गए थे, मगर वो पूरे व्यक्ति को नहीं देख पाए थे। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बिल्कुल पुलिस जांच कर रही है, उसके बाद ही अब आरोपियों को ढूंढा जा सकेगा। बहुत धन्यवाद अनिल विशाल इस जानकारी के लिए। तो नवादा में एक शख्स को मौत के घाट उतारा गया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।